तो वो कल का लेक्चर की बात करेंगे। लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बैंकिंग के फंक्शंस क्या है, बैंक के अंदर काम क्या होता है। तो बैंक के एक्चुअली बेसिकली दो फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन है और एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर यू कैन सी दैट क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, पैसा लेना पैसा देना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब जहां पर जाके हम लोग पैसे को डिपॉजिट करते हैं, और ग्रांटिंग लोन मतलब बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है। मतलब बैंक के मेजर फंक्शन, जिसके लिए बैंक खुला है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर हम लोगों ने वापस दो चीजें देखी थी, विच वन? टाइम डिमांड। यस सर। टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। क्या करें, टाइम डिपॉजिट के अंदर दो चीजें थी ना शायद से, एक फिक्स डिपॉजिट और बराबर। कितना नीचे जा रहे हैं देखो एकदम क्वेश्चन, बराबर ये था ना। और याद आ रहा है ना, कल ये सब पूरा पार्ट मैंने कल कराया है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट सेविंग करंट। आई थिंक यहाँ पर अपना लेक्चर कल का एंड हो गया था। इधर इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए थे इधर, बट एक पार्ट ए जो था प्राइमरी फंक्शन का वो कंप्लीट किया। नाउ विल सी दैट पार्ट बी ऑफ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी ए भी हुआ था ग्रांटिंग लोन के साथ। ग्रांटिंग लोन का अंदर हम लोगों ने क्या देखा, शॉर्ट टर्म लोन, लोन्स एंड एडवांस बैक्स, बराबर। यस सर। के अंदर सब आया था, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। उसके बाद देखा था और उसके बाद मतलब ये पूरा प्राइमरी फंक्शन खत्म हो गया। यस सर। Yes or no? Yes sir. Now we have to talk about the only secondary function. Yes or no? Yes sir. Now, अच्छा, मेजर फंक्शंस तो हम लोग ने देख लिया बैंक का, कि बैंक नॉर्मली बेसिक फंक्शन क्या है बैंक का, बैंक के अंदर पैसा लेना और पैसा देना। ये हम लोग ने कल लास्ट लेक्चर में देखा था। बट नाउ क्या बैंक के अंदर सिर्फ ये दो ही काम होते हैं क्या? ये दो ही काम होते हैं, बैंक सिर्फ उसी के लिए चलती है, पैसा लेती है और हम लोग को देती है, ऐसा तो नहीं है। डिपॉजिट करती है और विड्रॉ होते हैं, यही काम होते हैं बैंक के अंदर? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है बैंक में। तो पढ़ेंगे, बुक थोड़ा सा क्लोज करके अपना दिमाग यूज करके दो, मेरे को किताबी आंसर नहीं चाहिए। व्हाट इज द अदर फंक्शन इन द बैंक अपार्ट फ्रॉम? जो लोग बैंक में जाते हैं ना, दे नो, जो लोग नहीं जाते हैं उनके भंडारी को तो मैं पूछेगा नहीं आए कि नहीं आए। आई विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन बिकॉज आप कभी गए ही नहीं, अब दूर से देखे हो तो फिर। हाँ मैडम बोलो आप, जस्ट स्पीक, व्हाट इज द अदर फंक्शन इन द बैंक? बोलो बेटा, बैंक के अंदर और मतलब बैंक और क्या काम करती है पैसे लेने से और पैसे देने के अलावा? ये तो जनरल जीके है, जनरल नॉलेज है, इसके लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। वहां घर मैंने कोई पढ़ाई नहीं, मेरे पास कोई चैप्टर ही नहीं था, डजंट रिक्वायर। हाँ बेटा बोलो, आप हेल्प कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। उसका फिर कुछ दलदल में फंसा हुआ है। देखो बेटा, बैंक के अंदर ना मालूम है, याद है ना, कुछ फंक्शन आता है। बोलो कुछ थोड़ा बहुत, छोटा बहुत, आधा 20%, 10%। देखो हर एक सैटरडे एक स्कीम होता है, मतलब बैंक में जाके भंडारा होता है, मतलब क्या है कुछ एवरी सैटरडे, इफ यू डोंट नो, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में भंडारा होता है, और गुरुवार को शाही भंडारा होता है। तो हम लोग वहां पर जा सकते हैं, किसी के घर पे अगर खाना नहीं बना तो थर्सडे को बैंक में जाके हम लोग खाना खा सकते हैं। मतलब दैट्स द फंक्शन ऑफ बैंक। वेरी गुड, ये बैंक के फंक्शन है बेटा। बैंक में हम लोग को भंडारा मिलता है, पैसे की कमी हो तो बैंक पैसा देती है, पानी नहीं आता रहेगा तो बैंक में जाते हैं, किसी को गर्मी लगती है तो एसी का हवा खाने तो आया भाई, अच्छा लग रहा है। हाँ बैठ बैठ आनंद, ये सारे फंक्शन है बेटा, ये सेकेंडरी फंक्शन, ये सब बैंक के अंदर होते हैं। यू शुड नो दिस ऑलरेडी। फाइन, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं? तो बैंक बेंचेस कुछ बताएंगे, टेक्सचर बैंक और क्या क्या काम करती है खाना पिलाने के अलावा?
नहीं पता, टाइम में गए हो कभी? किस चीज के लिए गए? भरने के लिए। तू भरा पैसा किसके अकाउंट में? तो फिर ठीक है। व्हाट एल्स पांडे, बैंक के अंदर और क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे फंक्शन है, कुछ याद नहीं आ रहा। ये तो जीके है, मतलब जनरल नॉलेज है, इसमें से इसका और अपने पढ़ाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नहीं याद आ रहा है? एनीवे, चलो पहले आई थिंक मुझे लगता है सेकेंडरी फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू अगेन टू पार्ट्स, बराबर? पहला क्या है? एजेंसी एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, और दूसरा यूटिलिटी फंक्शन। अच्छा, एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है बैंक इज वर्क एज अ एजेंट समटाइम्स। मेरा रिलेशन, आई थिंक एक सिंपल बात बताता हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है 90 का 100% लोगों के पास पापा ने LIC खोला रहे, ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास होता ही है। मतलब अगर 10% या 5% या 1% अगर किसी को पता नहीं रहेगा तो LIC तो सबके पास होता है, और नो? तो कंपनी का नाम क्या है? यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर क्या है? बैंक, बराबर? यहाँ पर क्या है? बैंक। सो बैंक इज वर्क, ये दो पीपल से, मेरा किसके साथ रिलेशन है? LIC। तो बीच में बैंक कैसे आया? तो बीच में बैंक क्यों आया? बिकॉज बैंक इज द डूइंग एजेंसी फंक्शन। समटाइम्स दो लोगों के बीच का काम, मिडलमैन का काम बैंक करती है। जैसे कि मैंने LIC में पैसा भरता हूँ, कितना हर महीने कितना भरता हूँ सर? 500 रुपया मेरे बजट के हिसाब से। लेकिन वो कहाँ से कटता है 500 रुपया? मैं हर महीने 500 रुपया जमा करने जाता हूँ क्या LIC में? हर महीने जाता हूँ क्या? I have given standing instruction to the bank. Yes or no? Standing instruction मतलब वो पैसा कटता कहाँ से? तो लेकिन जाता किधर है? लेकिन कटता कहाँ से? तो बैंक इज डूइंग द एजेंसी फंक्शन, है ना? मेरा LIC के पास नहीं जाने का रीजन बैंक है। अगर बैंक नहीं होती तो मुझे डायरेक्टली जाना पड़ता। बैंक अगर नहीं होती तो मुझे LIC में हर महीने जाना पड़ता 500 रुपए जमा करने के लिए। कितना सिंपल चीज है, मैंने आपको बताया, बराबर ना? आई थिंक ये जनरल नॉलेज है, बेसिक लाइफ हो हमारा। अगर बैंक नहीं होती तो मुझे LIC ऑफिस में डेली जाना पड़ता, हाँ या ना? वेरी गुड। अच्छा सुनो, और दूसरी चीज, मैंने कोई कमोडिटी परचेस किया है, जैसे कि मोबाइल। एक आपका एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 70% लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, हमारे जैसे लोग। यस और नो? 10-15 हजार रुपए का मोबाइल लिया तो 15,000 इमीडिएटली हम लोग सोचते हैं कि इतना पैसा कहाँ से लाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 5,000 4,000 डाउन पेमेंट कर लेते हैं, ऊपर का 10,000 9,000 8,000 क्या करते हैं EMI पे करते हैं। यस और नो? अरे भाई वो EMI जाता कहाँ से? बैंक इज डूइंग एजेंसी, एज ए एजेंट दे आर वर्किंग बिहाफ ऑफ टू पीपल। यस और नो? लेकिन एक्चुअली कंपनी का मोबाइल लिया है Vivo का, मैं इधर हूँ और मेरा और कंपनी के साथ रिलेशन है, लेकिन बीच में मिडल मैन का काम कौन कर रहा है? ये सारा होता है कि नहीं? हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आज कहाँ से भरते हैं हम लोग? वो भरते हैं ना, आप भरते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट जाते सर, बैंक में नहीं जाते। लेकिन 90% लोग आज मोबाइल से भरते हैं, बैंक से। मेरे पास अभी मोबाइल में मेरा बैंक का ऐप है, वो ऐप से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मैं खुद बताता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ बैंक से। मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने मोबाइल बैंक का, मेरे अकाउंट में जिसमें जीपे में सबका पैसा होता है, लेकिन जीपे तो कनेक्टेड होता है बैंक से ही, कनेक्टेड होता है ना? इट्स लिंक विद द बैंक ओनली ना। यू कैन से द एग्जांपल ऑफ जीपे। आज बहुत सारे लोग जीपे से अपना लाइट बिल भरते कि नहीं? लेकिन वो भी तो लिंक विद द बैंक ही है ना, तो आप लाइट बिल भर सकते हो। टेलीफोन मोबाइल रिचार्ज कैसे होता है? मेरा रिचार्ज जीपे से हो रहा है। आज मोबाइल रिचार्ज के लिए पहले हम लोग जाते थे भाई 200 का रिचार्ज कर, आज नहीं जा रहे कोई 200 का रिचार्ज करने के लिए। आज घर पे बैठ के ऐप से या जीपे से या आपका जो भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन होगा उससे आप करते हो ना, बट इट इज लिंक विद द बैंक ओनली। तो भाई देखो, LIC का इंस्टॉलमेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, वो टेलीफोन बिल का पेमेंट, बेटा हम लोग अभी छोटे लेवल पे काम करते हैं। जब आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करोगे तो कंपनी आपको सैलरी देती है, सैलरी हर महीने बुला के ले तेरा 22,450 रुपया हाथ में देती है, कहाँ से क्रेडिट होता है? यस और नो? सैलरी क्रेडिटेड टू द बैंक। तो
भाई मैं तो जॉब करता हूँ सर रिलायंस में, और मेरा क्या बैंक से कर, अरे लेकिन सैलरी रिलायंस का आता कहाँ पर है? कोई भी बैंक। तो बैंक हमारा मिडल मैन नहीं काम करता है ना, तो बैंक सिर्फ पैसा लेना और देने का काम नहीं करता है। बैंक इज परफॉर्मिंग मेनी फंक्शन लाइक एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब समझ में आया? ये मिडल मैन का काम करता है दोनों लोगों के बीच में। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो, पेरियोडिक कलेक्शन ऑफ पेमेंट। ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, बैंक इज परफॉर्मिंग मेनी टास्क ऑन पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अस। बैंक इज परफॉर्मिंग पीरियोडिक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अस। अपने बिहाफ पे पेमेंट करिए ना, मैं जाके बैंक में पैसा पे कर रख देता हूँ, बैंक मेरे बिहाफ पे। इंश्योरेंस कंपनी का बिल कौन पे कर रहा है? बैंक मेरे बिहाफ पे। लाइट बिल कौन पे कर रहा है? बैंक मेरे बिहाफ पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन कर रहा है पे? बैंक मेरे बिहाफ पे। सैलरी किसको पे कर रहा हूं मैं? अपने स्टाफ को। बैंक पे कर रहा है, किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ। मेरा काम बच गया ना उतना, मेरा काम। तो बैंक इज परफॉर्मिंग पीरियडिक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अस। एग्जांपल तो बहुत सारे लिख सकते हो आप, सर नो पहले दो लाइन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है, कॉमर्शियल बैंक कलेक्ट द सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट and any other income periodically as well as market periodically payments such as taxes, bills, premium, rent, etc. etc. मतलब बैंक डिविडेंड, अब मैंने मारुति उद्योग में शेयर्स में पैसा लगाया, उसका पैसा आया डिविडेंड, कहाँ जमा होता है? मैंने एफडी किया है 5 लाख का, उसका इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 5,000, कहाँ जमा होगा? तो वही तो लिखा है सब। बैंक इज कलेक्टिंग डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड ऑल अदर पेमेंट्स, and bank on behalf of us bank performing many periodically payment like our taxes। मैं टैक्स भरता हूँ, आप नहीं भरते हो। जीएसटी पे करता हूँ, कहाँ से भरता हूँ? मैं किसी को बिल दे रहा है, मेरे पार्टी को, तुम लोग के लिए स्टेशनरी लाया, बुक लाया, किसी को बिल, स्टेशनरी का बिल पेमेंट करना है, वो बिल कहाँ से जाता है? बैंक से, है ना? टैक्सेस होने दो, बिल पेमेंट होने दो, दिस ऑल आर द मेजर फंक्शन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अंडरस्टूड? सिंपल था? डिफिकल्ट? नाउ ये थोड़ा सा आपको ये लेवल पे नहीं समझेगा, क्योंकि इसको मुझे समझने के लिए जॉब करना पड़ा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? देखो, हर एक ना बेटा बैंक के अंदर एक ना वो एक्चुअली कैसे रहता है, बैंक थोड़ा भेदभाव करती है हमारे साथ। बैंक भेदभाव करती है, हाँ बेटा बैंक भेदभाव करती है। जैसे कि बैंक के अंदर जाते हो ना, मैं बनता हूँ, आप शायद ओ लेवल, ये क्वेश्चन आपको पूछूंगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझे समझने के लिए जॉब करना पड़ा। 2 महीने के बाद मुझे समझ में आया होता क्या है। देखो, बैंक में जब हम लोग खाता खोलते हैं ना बेटा, बचत खाता या सेविंग खाता, तो आई थिंक आपको लगता है कोई बैंक 1,000 रुपए मिनिमम लेती है? Yes, sir. बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक रहेगी तो दे आर टेकिंग द फाइन। बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना है? 2,000 मिनिमम। देखो, कोई बैंक 2,000 भी लेती है। अब मैं अगर आपको बोलता आज जाके इंक्वायरी करो आईसीआईसीआई बैंक में या एचडीएफसी बैंक में, वहां पर मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग 10,000 है। मतलब मिनिमम यू हैव टू मेंटेन द 10,000 बैलेंस अकाउंट में। तो कोई बैंक 1,000 लेती है, कोई 2,000 लेती है, कोई 10,000। ये तो मिनिमम बैलेंस है। लेकिन अभी क्या करती है बैंक? सर भेदभाव का कुछ बोल रहे, पार्शनैलिटी करती है। जैसे कि हम सब ने अकाउंट ओपन किया बैंक में 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपये से, लेकिन ये जो राजू है बहुत बड़ा इंसान, बहुत पैसा है इसके पास। तो बैंक इसको बैंक वाले जब इसके पास आए, बड़े बड़े लोगों के पास बैंक जाती है, हमारे जैसे लोग बैंक में जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास बैंक जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट्स ऑफ मनी और पेमेंट, राइट? ऐसे लोगों का अकाउंट बैंक चाहती है कि हमारे पास ही खोले, क्योंकि बैंक को भी पैसा मिलता है ना इतने सारे डिपॉजिट का। तो ये बड़ा आदमी है, 200 300 400 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है इसका। तो मैं ऐसे इंसान के पास बैंक गई है, बैंक अभी अच्छा एक क्वेश्चन है, बैंक इसको बोलेगी सर प्लीज अकाउंट ओपन करो 1,000 रुपये। डू यू रियली थिंक दैट? समझ में आ रहा है ना? इतना बड़ा इंसान है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बैंक उसको बोलेगी सर हम लोग आपके पास है, अगर हमारे बैंक में प्लीज खाता ओपन कर। हाँ प्लीज ओपन कर दूंगा। कितना है? 1,000 रुपीज सर। 1,000 रुपीज के लिए 2,000 टैक्सी का भाड़ा करके मैं आया हूँ सर आपके पास। नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को ना बैंक ना थोड़ा सा क्रीम कस्टमर होते हैं। ऐसे कुछ ना बैंक में ना कुछ बेसिक कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर और क्रीम कस्टमर होते हैं। क्रीम कस्टमर मतलब इसके तरह, इनका अकाउंट ओपन होता है 10 लाख से।
हाँ, मैं जो देखा वही देखा, क्राइटेरिया अलग अलग होता है। मिनिमम अकाउंट बैलेंस शुड बी मेंटेन 10 लाख। अभी 10 लाख में होता क्या है, अब नाउ ही वांट ही विल डू मिनिमम 10 लाख, आई सेड दैट। अरे 10 लाख कुछ नहीं है, इसके खाते कुछ लोगों के खाते में मैं देखा करता था 3-4 साल से ना, जो आईसी से माटुंगा ब्रांच में था, 2.5 करोड़ ऐसे ही पड़ा रहता, और कस्टमर को मालूम भी नहीं रहता। हम लोग उसका मालूम नहीं है उसको कि पैसा अकाउंट में, हम लोग उसका अकाउंट ना अगर यूज नहीं होता ना, अकाउंट यूज नहीं होता ना, उसको फोन करके बोलना पड़ता है कि आपका सर अकाउंट डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग मोड में, एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहे हो। हाँ ट्रांजेक्शन पैसा है क्या, हाँ कितना बैलेंस है, 2 करोड़ 53 लाख। हाँ आपका ठीक है, मैं आता हूँ बैंक में। हम लोग अपना सोचते हैं ऐसा, हम लोग ये लेवल पे सोचते हैं, बट ऐसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं बैंक के पास जिनको खुद को पता नहीं रहता कि इतने सारे बैंक में मेरा पैसा कौन से अकाउंट में कितना पड़ा है। तो लाइक 10 लाख तो मिनिमम था, लेकिन ये 1.5-2 करोड़ रुपए रखा, अभी ये 1.5-2 करोड़ बैंक में ऐसे रख रहा है, तो बैंक क्या करेगी, इसका फंड को मैनेज करेगी कैसे। तो बैंक ने इसको बहुत अपने को जो सर्विसेज में देती है, ऐसे लोगों को सर्विस देती है कि इसको एक सेपरेट रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा। मतलब सेपरेट रिलेशनशिप मैनेजर का मतलब क्या होता है, तो सेपरेट मतलब एक पर्सन बैंक में ऐसा रहेगा जो वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो हैंडल करता है, वो इनको क्वेरी, इनकी हम लोग की क्वेरी रहती है तो हम लोग का कस्टमर केयर क्या बोलता है, काइंडली प्लीज विजिट टू द नियरेस्ट ऑफिस। फोन पे क्या बोलते हैं हम लोग को, काइंडली प्लीज विजिट टू द नियरेस्ट ब्रांच। अगर उधर जाना रहता है तेरे को क्या कॉल करता, ये हमारे साथ होता है। लेकिन इसको कोई कंप्लेंट आई ना, एक फोन लगा के वो रिलेशनशिप मैनेजर उसके घर पे पहुंच जाए। These are the services which is provided by the bank to the cream customer। ये वेल्थ कस्टमर हो गया बैंक के लिए, अच्छे कस्टमर्स हो गए बैंक के पास, तो ऐसे लोगों को बैंक बहुत ज्यादा सर्विसेज देती है, तो उनका पोर्टफोलियो मैनेज करती है। पोर्टफोलियो मैनेज करना मतलब सर क्या होता है, इसके खाते में अगर सपोज मान लो, अभी एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए में से इसका क्या होता है, मैंने बैंक इज अपॉइंटिंग वन रिलेशनशिप मैनेजर फॉर दीज पीपल, मतलब एक सेपरेट रिलेशनशिप मैनेजर इसको मैनेज कर अपॉइंट करेगी। और ये मतलब मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ उसका, तो मैं इसको क्या करेगा, ये 1 करोड़ रुपए इसका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना, मतलब सर इंश्योरेंस में थोड़ा पैसा डालो, प्लस एफडी में थोड़ा पैसा डालो, प्लस सर एक जनरल इंश्योरेंस का पॉलिसी में थोड़ा पैसा डालो, आप बैंक का बॉन्ड में थोड़ा पैसा डालो, आपको अगर पॉसिबल है तो आपको मैं कार भी लेके देता हूँ, और आपको प्रॉपर्टी भी परचेज करने में हेल्प करता हूँ। मतलब समझ में आया, उसका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो मैनेज करने के लिए कंपनी एक अपॉइंट करेगी रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर्सन, दैट्स कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मतलब इसके फंड को मैनेज किया जा रहा है ना, इसको फंड को मतलब 1 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट करने का, ये मेरे को पूछ के करेगा। वेयर ही वांट टू इन्वेस्ट द फंड्स, मतलब 1 करोड़ जो उसके पास है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, ये कौन बताएगा, मैं बताएगा राजू को, सर आपके पास 1 करोड़ है तो उसमें से 10 लाख रुपया यहाँ पर डाल लो, मतलब मैं तो सर्विस ही दे रहा हूँ ना। yes, अब इसको बैठे बैठे देखो, अगर राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इसको बैठे बैठे घर पे एडवाइस मिल रही है, इसको घर पे बैठे बैठे सर्विस मिल रही है, इसके फंड को बैठे बैठे कोई मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, इसकी कोई क्वेरी है तो बैठे बैठे इसको सॉल्व करके मिल रही है। हमारे जैसा नहीं है कि बैंक में जाओ उसके बाद कतार में खड़े हो, ऐसा तो है। तो बैंक का एक अदर फंक्शन क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो पॉइंट नंबर 2 था, और क्योंकि ये पढ़ के नहीं समझ में आता था, लेकिन अंडरस्टूड, जो भी सिक्योरिटी इसके पास है तो सिक्योरिटी को सिक्योरिटी मतलब फंड्स को, जहां पर इसने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे को मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को मैनेज के लिए बैंक एक अपॉइंट करती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं। नाउ थर्ड वन फंड ट्रांसफर है। ऑफ कोर्स मैं दुबई में जॉब करता हूँ, मेरी मम्मी मुंबई में है, तो मैं अपने मम्मी को कुछ तो 5,000 10,000 15,000 20,000 हर महीने भेजूंगा कि नहीं, तो किसके थ्रू भेजेगा, कुछ पोस्टमैन से भेजेगा, पोस्ट कुरियर भेजेगा, मैं कुरियर भेजेगा मैं, so how would I transfer the money through the bank, तो मैं बैंक से I can transfer the fund from one place to another place, one person to another, fund can be transferred through the only bank only, right, ये फंड ट्रांसफर का जो कंसेप्ट है तो बैंक से ही होगा। पॉइंट नंबर 4 डीमटेरियलाइजेशन। अभी डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट सर मैंने सेविंग अकाउंट सुना है, करंट अकाउंट सुना है, ये डीमैट अकाउंट हुआ। डीमैट अकाउंट ये होता है, एसपी वाले जानते रहेंगे, मेरे को शेयर परचेस करना है, आई वांट टू परचेज द शेयर्स, आई वांट टू सेल द शेयर, मुझे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करना है,
I want to buy the shares from the market. I want to sell the shares to the market. But for that, I need a separate account. सेविंग अकाउंट में मैं शेयर परचेस नहीं कर सकता, या करंट अकाउंट से मैं शेयर परचेस नहीं कर सकता. शेयर परचेस और सेल करने के लिए बैंक के अंदर एक अलग अकाउंट होता है, जिसको हम लोग डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं, मतलब डीमैट अकाउंट होता है. डीमैट अकाउंट में होता क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर इन द मार्केट. मतलब मैं घर पे बैठ के ऐप्स पे डेली शेयर परचेस और सेल कर सकता हूँ, बराबर. बट ये भी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करती है? डीमैट अकाउंट की बैंक. फॉरेक्स ट्रांजेक्शन. सर मैं चाइना गया था लास्ट ईयर, मैं दुबई गया था, मैं थाईलैंड गया था. थाईलैंड से ना थोड़ा सा पैसा मैंने करेंसी लेके आया, मैंने दिनार लेके आया दुबई से, राइट. यूएस में गया था तब डॉलर्स लेके आया. अब वो इंडिया में हूँ अभी मैं, और मेरे पास अभी बैग में डॉलर्स है और दिनार है. इंडिया में तो गांधी चलता है, डॉलर्स का करूँ क्या मैं? बराबर है कि नहीं? तो ना व्हाट टू डू, क्या करूँ ये डॉलर्स का? मुझे कन्वर्ट ऐसे पड़े रहने दो, तो क्या कहा जाओ? किसके लिए? करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज कहाँ होता है? वो पढ़ा चलो, तो आप घर पे बैठ के तो नहीं कर सकते ना. फॉरेन एक्सचेंज इट विल बी हैपन थ्रू ओनली बैंक. करेंसी को एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज कहाँ होता है? बैंक से ही होता है. तो आप देख रहे हो बैंक के फंक्शन सिर्फ पैसा लेना और देना नहीं होता, बहुत सारे अदर फंक्शन है. देखो ऐसे खत्म हो गया, ये एजेंसी फंक्शन खत्म हो गया. एजेंसी फंक्शन में हम लोगों ने 5 फंक्शन देखे. उसमें पहला फंक्शन था पेमेंट का पीरियडिकली पेमेंट टू दी बैंक. दूसरा था पोर्टफोलियो मैनेज, और तीसरा फंड ट्रांसफर. तो बहुत सिंपल था, यू कैन ट्रांसफर द फंड थ्रू द बैंक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसके बाद डीमटेरियलाइजेशन अगर नहीं समझ में आ रहेगा, तो जो लोग शेयर परचेस करते हैं ना, तो शेयर अपना सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से नहीं परचेस करते, उसके लिए बैंक में एक सेपरेट अकाउंट होता है, अलग अकाउंट होता है, उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं. ये डीमैट अकाउंट के अंदर हम लोग शेयर परचेस और सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन सेलिंग. बट ये कौन से अकाउंट से होगा? डीमैट अकाउंट से. फॉरेक्स. फॉरेक्स का मतलब होता है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन एक्सचेंज होता है मनी, करेंसी ट्रांसफर का, करेंसी एक्सचेंज का, ये भी हम लोग कहाँ पर करते हैं? बैंक विल फोकट में नहीं करती, बैंक विल चार्ज नेसेसरी चार्जेस फॉर फॉरेन एक्सचेंज. जैसे 1000 रुपए का आप डॉलर दोगे तो बैंक 700-800 रुपए देगी आपको. 130-140 रुपए ऊपर बैंक अपना फ्री में तो नहीं देगी ना, काम कुछ तो पैसा लेगी ना काम करके देने का. तो सिंपल है. नेक्स्ट वन, यूटिलिटी फंक्शन. अच्छा, इसके अलावा बैंक के अंदर क्या क्या काम होता है सर? देखो नीचे है इशू, ड्राफ्ट एंड चेक. हाउ मेनी पीपल हियर फ्रॉम ठाकुर कॉलेज? ठाकुर 2 बच्चे हैं. इन दोनों ने, इन, हाँ 3 लड़कियों में भी 2 जन है. ठीक है. हाँ और कोई है? हाँ वो भी उसका मैं आपका नाम लेता हुआ उसका नाम ले सकता. तो जो जो लोग ठाकुर में पढ़ते हैं ना, उनको मालूम रहेगा जब एडमिशन लिया रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, तो फीस कैसे भरा था आपने? डिमांड ड्राफ्ट कैसे भरा था? डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पे जाके बनाया? पहला पॉइंट देखो उधर लिखा है ड्राफ्ट एंड चेक. कि आइदर किसी को अगर मुझे पेमेंट करना है तो देयर आर 2 ऑप्शन. आई कैन मेक द पेमेंट थ्रू द कैश, और आइदर आई कैन मेक द पेमेंट थ्रू द चेक. लेकिन चेक जो इशू करता है वो कौन इशू करता है? पेमेंट. अगर कॉलेज वाले मांग रहे, ठाकुर वाले एडमिशन के टाइम पे, दे डोंट एक्सेप्ट कैश, दे डोंट एक्सेप्ट द चेक. उनको पता रहेगा ठाकुर वालों को, वो लोग ना कैश लेते हैं ना चेक लेते हैं. सर नो, उन लोगों को क्या चाहिए रहता है? डिमांड ड्राफ्ट, डीडी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए रहता है. डिमांड ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? जो पैसे का अमाउंट, जो फीस है, 24,000 रुपए मेरा फीस है, वो 24,000 रुपए मैं बैंक में जाके जमा करेगा, और वो 24,000 का बैंक मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना देगी, क्योंकि वो बाउंस नहीं होता. आप समझे? वाई डीडी? चेक बाउंस हो सकता है, आपके खाते में पैसा नहीं रहेगा तो चेक बाउंस होगा, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जब आप पैसा भरोगे तब बनेगा, तो बाउंस नहीं. समझ में आया कि नहीं? So that's why bank is providing the function like issuing the demand draft and issuing the check. ये भी फंक्शन कहाँ से होते हैं? बैंक से. नीचे लॉकर. आपके घर पे गोल्ड है, बहुत सारा कैश है, या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या पेपर है, आपको डर लग रहा है चोरी होने का, है ना? आपको डर लग रहा है चोरी होने. आपके पास सोना घर पे बहुत सारा है, मान लो गोल्ड बहुत ज्यादा है, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है,
वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और गोल्ड आप कहाँ जमा रखते हो? बैंक में एक लॉकर सिस्टम होता है, बैंक में जाके एक लॉकर परचेज कर सकते हो, उसका 700-800 रुपए महीने का रेंट होता है। 3 अलग अलग प्रकार की साइजेस होती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं लॉकर बाय कर सकता हूँ, मंथली रेंटल पे करना पड़ेगा, लेकिन वो बैंक में मेरा सेफ और सिक्योर रहेगा। जो लॉकर सिस्टम है बैंक का, वो मेरा सेफ और सिक्योर। So I can deposit gold, I can deposit important document, I can opt locker facility from the bank. Understood? Project report अभी सिंपल है। सर मुझे बिजनेस करना है, आपको मालूम है बिजनेस करना है तो अपने को पैसा चाहिए, है ना? Yes, sir. सर आप कौन सा बिजनेस सर करना चाहते हैं? सर मैं पोल्ट्री फार्म करना चाहता हूँ। पोल्ट्री फार्म कितना पैसा लगता है? सर कम से कम सर 20-25 लाख रुपए तो लगेगा सर पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने में। मैं बोला ठीक है, वेरी गुड। अब 25 लाख तो अपने पास है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोन के लिए जाएंगे कहाँ पर? बैंक में। तो बैंक मांगेगी, डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। Yes, sir. किस चीज का बिजनेस करना है? मैं बोला पोल्ट्री फार्म का करना है। पोल्ट्री फार्म का करना है, वेरी गुड। कितना? बैंक लोन देने के पहले अपने को पूछेगी ना कि कोटेशन दिखाओ कि पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के लिए तेरे को जगह लेनी पड़ेगी, तो जगह कितने की है? 5 लाख। शेड बनाना पड़ेगा, पोल्ट्री मुर्गी के लिए शेड बनाना पड़ेगा। Yes, sir. जो भी है, पत्रे का बनाओ, स्टील का बनाओ, शेड बनाना पड़ेगा। तो वो शेड बनाने का खर्चा कितना लगा आपको? 5 लाख, 10 लाख हो गया। उसके बाद पिंजरा तो लगेगा, मुर्गी रखेगा क्या आप छोड़ देगा क्या ऐसे? नहीं सर ना, पिंजरा, केज लगेगा, केज का खर्चा लगेगा 5 लाख। कोटेशन दे रहा हूँ मैं बैंक को रिपोर्ट बना के, क्योंकि मुझे लोन लेना है। तो बैंक लोन देने के पहले आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है वो मांगेगी मेरे से। तो मैं पूरा डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ बैंक के पास। मैंने जगह का जो बाय किया था उसका कोटेशन दिया, मैंने शेड जो परचेज किया उसका कोटेशन दिया, मैंने जो केज परचेज किया उसका कोटेशन दिया। सर सब कुछ आ गया सर। अरे लेकिन किस चीज का बिजनेस है? मुर्गी। अंडे का सर। मुर्गी का है, हाँ वो भी लाना है सर। मुर्गी लाया 7-8 लाख का, उसका कोटेशन था। टोटल मिला के मेरे को बजट दिया 22-23 लाख रुपए का। तो ये मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोजेक्ट। ये मुझे बनाना पड़ेगा ना। लोन के लिए मैं अप्लाई करेगा तो बैंक विल आस्क मी द नंबर ऑफ क्वेश्चन, किस चीज का बिजनेस है, कितना खर्चा लगा, किसमें आपने पैसा लगाया है, सर नो। तब मैंने तो 25 लाख मुंह से बोल दिया, लेकिन 25 लाख बैंक ऐसे नहीं देती है। बैंक को कुछ डिटेल्स कोटेशन चाहिए, तो वो रिपोर्ट बनाना पड़ता है। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये बनता कहाँ से? बैंक। ये बनता कहाँ से? बनाता कौन है? बैंक बनाती है। Who will prepare the project report? Bank will prepare the project report. बैंक चार्जेस लेती है, आज के रेट में 10,000 रुपए लिया जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। आपको प्रॉपरली कोटेशन और रिपोर्ट बना के दिया जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। गिफ्ट चेक, किसी का बर्थडे है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मैं आईसीआईसीआई में जॉब करता था पहले, तो हम लोग को ना सैलरी के अलावा कुछ इंसेंटिव और कमीशन मिलता था। अच्छा काम करने से, परफॉर्म करने से बैंक कुछ गिफ्ट देती है ना हमें, बराबर ना? बैंक अच्छा काम करोगे ना तो बैंक अपना, सॉरी, हमारी कंपनी हमें कुछ गिफ्ट देती है। तो हमें जो गिफ्ट है वाउचर आता था। वाउचर मतलब समझ में आता, गिफ्ट का जैसा होता है, 500 रुपए का वाउचर, 1000 रुपए का वाउचर। जैसे आपको मैगडी का वाउचर आता है, डोमिनोज का वाउचर आता है, वैसे ना हमें कैश का वाउचर आता है। 1000 रुपए का वाउचर, 1000 तक शॉपिंग कर सकता हूँ, 2000 का वाउचर। ये गिफ्ट चेक जो इशू करता है, ये भी बैंक इशू करती है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो बैंक इज ऑल्सो इशू द गिफ्ट चेक्स, और जिसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर कहीं पर जाके दिखाओ, आपका पैसा माइनस हो जाए। जैसे मैं होटल, बैंक ने मुझे 500 रुपए का वाउचर दिया और मैं खाना खाने के लिए होटल में गया, तो वो वाउचर में दिखाएगा बैंक में दिया हुआ, और मेरे को पैसा बिल नहीं भरना पड़ेगा वाउचर से। वो बैंक वो कंपनी को पे कर दी, होटल वाले को पे कर दी। अंडर राइटिंग सर्विसेज, ओके, अंडर राइटिंग सर्विसेज दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने शेयर परचेज किया, किस कंपनी का? रिलायंस। देखो सिंपल सा बात बताओ, सर मुझे शेयर परचेज करना है, सर कैसे परचेज करूं? तो शेयर किस कंपनी का मैं परचेज कर रहा हूँ? अब मुझे प्रोसेस क्या कहता है, मुझे शेयर परचेज करना था, आई हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अरे बाय करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना भाई। तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के
मुझे सबमिट करना है रिलायंस का ऑफिस में, लेकिन एप्लीकेशन के साथ मुझे पैसा भी तो भेजना पड़ेगा, बिकॉज यू आर बाइंग द शेयर। सर मैं 10,000 के शेयर पर ठीक है 10,000 के ही कर, लेकिन वो पैसा रिलायंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, वो रिलायंस कंपनी का पैसा जमा करती है बैंक। तो आपको ये जो ना आपके डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, शेयर परचेज करने का एप्लीकेशन फॉर्म, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका मनी, ये 3 चीजें कंपनी आपको बोलती है इस बैंक में जमा करो। कंपनी क्या बोलती है, इस बैंक में जमा करो। तो अभी बैंक क्या करती है, बैंक अंडरराइटिंग का भी काम करती है। अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, आपने क्या सबमिट किया, एप्लीकेशन फॉर्म, आपने क्या सबमिट किया, डॉक्यूमेंट, आपने क्या सबमिट किया, मनी। अब अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, जो फॉर्म आपने मुझे सबमिट किया बैंक के अंदर, मैं उसको वेरीफाई करेगा, मैं उसको चेक करेगा। कुछ लोग फॉर्म अच्छा फिल करते, कुछ लोग छोड़ देते, सर नो। तो इन प्रॉपर गलत एप्लीकेशन फॉर्म या आधा अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए? अगर एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फील्ड है, प्रॉपरली फील्ड है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, और प्रॉपरली फील्ड नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, बराबर। आपका डॉक्यूमेंट मैं क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। ये चेक करने का काम ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस कौन कर रही है, बैंक। ये डॉक्यू फॉर्म एक्सेप्ट करने का काम ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस कौन कर रही है, बैंक। इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग, इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग समझ में आया? मतलब कंपनी के बिहाफ पे कौन काम कर रहा है, फॉर्म किसने एक्सेप्ट किया, डॉक्यूमेंट किसने एक्सेप्ट किए, पैसा किसने एक्सेप्ट किया, लेकिन कंपनी कौन सा है, रिलायंस। समझ में आया? सर तो रिलायंस में डायरेक्ट क्यों नहीं भेजा, अरे रिलायंस का खुद का बैंक इधर है सर नो। तो दे आर ऑपरेटिंग देयर वर्क विद फ्रॉम द अदर बैंक, वो लोग अपना काम किसी और से करवा के लेंगे, गोल्ड रिलेटेड सर्विस। आपको ये बात मालूम नहीं रहेगा, दिवाली के टाइम, दशहरे के टाइम हम लोग सोना परचेस करते हैं, सोनार के पास जाके ज्वेलर्स में, आया ना। बहुत सारे लोग शायद लेते, बहुत सारे लोग नहीं लेते रहेंगे, लेकिन कुछ तो लोग लेते रहेंगे। क्या लेते हैं, गोल्ड। कहाँ जाके, ज्वेलर्स में जाके, हाँ, लेते हैं नहीं। तो ज्वेलर्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप व्हेन यू विजिट, मतलब दिवाली, दशहरा एंड अक्षय तृतीया, ये 3 दिन जब आप कोई भी बैंक में विजिट करोगे ना, वहाँ पे सब जगह पे आपको गोल्ड ही गोल्ड दिखाएगा, क्योंकि बैंक के अंदर भी गोल्ड बिकता है। और जो बैंक का जो गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज वो स्वीज गोल्ड होता है। बैंक के अंदर जो गोल्ड बिकता है वो स्वीज गोल्ड होता है, मतलब अभी हम लोगों ने बेचा है तो हमें पता है स्वीज गोल्ड मतलब बहुत ज्यादा प्योर होता है। जैसे आपने सुना रहेगा 21 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट। 22 कैरेट मतलब वो गोल्ड प्योर नहीं है, उसमें कुछ मिक्सअप है। तो 24 कैरेट गोल्ड होता है, दैट्स कॉल्ड प्योरिटी, 100% प्योर। तो बैंक के अंदर जो गोल्ड बिकता है नॉर्मली अक्षय तृतीया, दिवाली और दशहरे में, वो गोल्ड जो रहता है वो प्योर होता है। समझ में आया? तो बैंक इज ऑल्सो डूइंग द वर्क ऑफ सेलिंग द गोल्ड। गोल्ड सेल करने का भी काम कहाँ पर हो रहा है? अगर मुझे गोल्ड परचेस करना है, आप बैंक में जाके गोल्ड परचेस कर सकते हो। इसको तो आप गोल्ड, जैसे 2,500 का भी एक कॉइन आता है, 2,500 5,000 का कॉइन्स आता है गोल्ड का। तो हम लोग किसी को, जैसे कि हम लोग को लगता है अरे अंगूठी बनानी है, चैन बनानी है, खर्चा बहुत ज्यादा लगता है ना, तो हम लोग क्या करें, थोड़ा 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 सेविंग कर सकते हैं। तो कुछ लोग गोल्ड के बिस्किट्स बनाते हैं, जब उनको बनाना है तो बना लेते हैं। गोल्ड का कॉइन बनाते हैं, उसके परचेस करते समय बैंक से मैंने गोल्ड कॉइन परचेस किया, सोनार को दिया, सोनार ने चेन बना के दिया, समथिंग लाइक दिस। समझ में आया? So it is like this. So bank is also doing the work of selling gold. हो गया सर। ट्रेड करो।
डिबेंचर मतलब बैंक कंपनी लोन लेती है, कंपनी को भी पैसा चाहिए रहता है, तो कंपनी तेरे से लोन लेती है, तो डेब्ट बोलते हैं। डेब्ट का डिबेंचर में डेब्ट, मतलब तेरे से पैसा लिया ना, डेब्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्जा। लोन लिया, डिबेंचर मीन वर्ड कमिंग फ्रॉम द लैटिन व्हिच इज नोन एज अ डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब डेब्ट, डेब्ट का मतलब लोन, लोन का मतलब कर्जा। तेरे से पैसा ले रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड डिबेंचर। की प्रॉपर्टी है हम लोग को 1 करोड़ से ऊपर करोड़ इसमें डिडक्शन क्या है? शब्द बैंक शायद पूरा है। आज वो ट्रांसपोर्टर की क्या कम्युनिकेशन है सर? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो क्या ओमिटेड पार्ट है क्या? मेरे को भी आया है। चलो सिंपल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर है? डिफिकल्ट लग रहा है? ओके सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बैंक। अब सुनो, ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक। अब बैंक के हम लोगों ने फंक्शंस देखे ना, बैंक क्या क्या काम करती है देखा सर, बैंक प्राइमरी सेकेंडरी सारे फंक्शंस देखे हम लोगों ने। अब बैंक इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं? सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा समझ लो, कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग आगे से पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन अलग तरीके से बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज कौन से प्रोवाइड करती है, मतलब इंटरनेट से थ्रू। तो पहला तो हम लोग को जो ये पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये आप लोग देखते जानते सुनते, इसलिए में फटाफट हो जाएगा, इसलिए ले लिया। पहला बैंक इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करती है, उसमें सबसे पहला है एटीएम कार्ड, नहीं है मशीन। जो एटीएम मशीन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अब एटीएम मशीन में मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन है सर, बराबर ना? हाँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसके अंदर टेलर मतलब वो कपड़ा सीने वाला मशीन है। पैसा डालने निकालने। चलो, बैंक is also providing the automatic teller machine facility to their customer. Point number one. तो टेलर मशीन काम क्या करता है? टेलर मशीन में आप आज की डेट पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो मालूम है आपको, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा पिछले 2-3 साल से पैसा डिपॉजिट करने के लिए भी मशीन में जा सकते हैं। बराबर बोल रहा हूँ। पासबुक का एंट्री भी आप लोग, पहले क्या होता, पासबुक का एंट्री करने के लिए लाइन में जाना पड़ता था। आज पासबुक का एंट्री कहाँ से हो रहा है? टेलर मशीन, एटीएम मशीन से होता है। तो सब जगह पे नहीं होता, कुछ कुछ बैंक के बाजू में होता है ना, वहीं पर होता है। कैश डिपॉजिट भी टेलर मशीन में होता है। आज के डेट में ना, पहले सिर्फ पैसा निकालते तो कैश डिपॉजिट एंड विथड्रॉ एंड पासबुक एंट्री, ऑल दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक थ्रू दी एटीएम मशीन। ये सब एटीएम मशीन में ही हो रहा है ना? यस सर। आपको और एक बात बोलूं, एटीएम मशीन में अभी इसमें लिखा है ना, मैं बोल देता हूँ। जब अपना कार्ड, अभी आज देखना, आपने ध्यान नहीं दिया रहेगा, जब व्हेन यू इंसर्ट द कार्ड इनटू द बैंक, पिन डालने के बाद ऑप्शंस आते हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, सेविंग पे क्लिक करो, उसके बाद आपको 5-6 ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसमें ना राइट हैंड साइड में अदर्स करके एक रहता है, अदर्स में क्लिक करो, यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर द अदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल का रिचार्ज, ये सारा एटीएम से होता है। अदर्स में आपने कभी क्लिक किया ही नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। When you click on the others, you will come to know that there are other facility, fund transfer,
फंड ट्रांसफर मतलब एटीएम के थ्रू भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो. ये सब फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द एटीएम मशीन. कार्ड नहीं तो कार्ड मतलब मशीन के थ्रू में पैसा ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, मशीन में कैश डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, मशीन में कैश विड्रॉ भी कर सकता हूँ, मशीन में मैं पास बुक का एंट्री भी कर सकता हूँ. आई कैन मेक द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई कैन मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी टैक्सेस का बिल, आई कैन मेक द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल. ऑल दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 Credit card. मालूम है ना? Yes, sir. So what is the difference between debit card and credit card? Simple difference. अकाउंट खोला है, बैंक में पैसा 10,000 रुपए का पड़ा है, बराबर. आज मैंने सर जाके सर ने बोला अकाउंट खोलो, अकाउंट खोलो. सर मैं आज गया बैंक में, कोई भी बैंक में, चलो थोड़ा अलग नाम लीजिए. आईसीआईसीआई बैंक में गया, आज मैंने अपना अकाउंट ओपन किया. अकाउंट ओपनिंग के लिए दे वर आस्किंग मी फॉर 10,000 रुपीज. तो 10,000 का अकाउंट खोला, बैलेंस आ जाएगा अकाउंट में 10,000 अभी आपके. Yes, sir. सर अभी मुझे फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी? तो पहले बैंक से मुझे चेकबुक मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा. तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, Yes, sir. मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ. कैन आई विड्रॉ 12,000, कैन आई विड्रॉ 20,000, कैन आई विड्रॉ 5,000. तब डेबिट कार्ड इसको कहते हैं. जितना अपने अकाउंट में बैलेंस है उतना ही आई कैन रिमूव. और हम लोग को डेबिट कार्ड नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना क्या है, Credit card. तो क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है इफ सपोज यू डोंट हैव अ सफिशिएंट फंड इन द बैंक, इफ यू वांट टू क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक, तो आई कैन इंसर्ट द क्रेडिट कार्ड. मेरे अकाउंट में कितना 10,000 बट आई कैन विड्रॉ 40,000 रुपीज. दैट्स कॉल्ड क्रेडिट. बट जो बाकी का पैसा जो है 30,000 दैट आई हैव टू पे टू द बैंक एंड विद द इंटरेस्ट. बैंक विल चार्ज द इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट दे आर ऑप्टेड टू मी. मतलब बैंक क्या, क्रेडिट कार्ड मतलब दो अलग अलग प्रकार के कार्ड होते हैं. बैंक क्रेडिट कार्ड का मतलब बैंक कैश दे रही है क्रेडिट पे, मुझे उधारी पे. जैसे उधर बैंक लोन देती है ना, वैसे बैंक ने क्या किया, मुझे कैश दिया क्रेडिट पे. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कैश को रीपे करना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट. दैट्स कॉल्ड क्रेडिट कार्ड. मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है बट आई कैन रिमूव up to the certain limit. I can remove the cash from the bank. Bank is providing the facility of credit card up to the certain limit. Bank is providing the credit card facility up to the certain limit. Certain limit मतलब अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख का फैसिलिटी है, 1 लाख का है, तो up to the 1 लाख 1 लाख, तो मैं कैन आई कैन रिमूव द कैश फ्रॉम द बैंक. हाँ, आपने 1 लाख कैश नहीं, पैसा था अकाउंट में नहीं सर, आपने कितना निकाला 1 लाख, कौन से कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से. अब वो 1 लाख आपने निकाला, आपको रीपे करना पड़ेगा बैंक को. यस सर, आपको ऐसे रेट पे रीपे करना पड़ेगा, फ्री में करोगे नहीं, विद द इंटरेस्ट. तो दिस क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इज आल्सो ऑफरिंग बाय द बैंक. नाउ आरटीजीएस और एनईएफटी आपको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये दोनों भी फंड ट्रांसफर के ऑप्शन है. Yes, sir. तो देखो अभी इसको ज्यादा कोई यूज नहीं करता ये सिस्टम को बहुत, लेकिन कौन यूज करता है मालूम है? नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल RTGS and NEFT both are using by the businessman. Both are using by businessman. अब थोड़ा सा देखो क्या होता है. सर मुझे फंड ट्रांसफर करना है, एक ही बताऊंगा, दोनों समझ में आ जाएगा. दोनों में डिफरेंस क्या मैं बताऊंगा. ये NEFT. सर मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, कितना 10,000 ट्रांसफर करना है, इमीडिएट हो जाता है. ओके, इमीडिएट हो जाता है ना. लेकिन पहले देखो आज गूगल पे वगैरह अभी आया है, 1-2 साल हो गया उसका पे. ये सुन लो, Yes, Yes, sir. sir. जीपे वगैरह अभी आया ना, IMPS. इसको IMPS बोलते हैं आप लोग. हाँ, एक जीपे वगैरह इसको IMPS सर्विसेज है. जैसे NEFT है, जैसे जीपे, फोन पे, दे आर प्रोवाइडिंग IMPS सर्विस, उसको IMPS बोलते हैं. मतलब दे आर ट्रांसफरिंग फंड थ्रू दी IMPS. ठीक है. लेकिन RTGS और बहुत मतलब 2000 मतलब 2000 1990 2000 2005 2010 इसमें तो गूगल पे वगैरह था नहीं. अब जस्ट इमेजिन करो मुझे फंड ट्रांसफर करना है एंड मैं फंड ट्रांसफर अभी मुझे पहले क्या होता था, अगर मेरा आईसीआईसीआई बैंक में खाता है बराबर, और आईसीआईसीआई बैंक में ही ट्रांसफर करना है तुरंत हो जाता. लेकिन अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक में मेरा खाता है
और मुझे एसबीआई में फंड ट्रांसफर करना है, तो इट टेक्स अ टाइम, चेक डालूंगा 3 दिन के बाद क्लियर हो गया, यही प्रोसेस था ना. बट थ्रू द एनईएफटी इमीडिएटली आई कैन ट्रांसफर द फंड फ्रॉम माय अकाउंट टू अनदर. ये एनईएफटी का बेनिफिट. सर एनईएफटी व्हाई पीपल आर यूजिंग एनईएफटी? नॉर्मली क्या होता है, इमीडिएटली अप टू द सी माय अमाउंट इज सपोज इज मोर देन 1 लाख, तो आई विल डू द एनईएफटी डायरेक्टली. 1 लाख 2 लाख मुझे पार्टी को पैसा ट्रांसफर करना है, तो मैं एनईएफटी के थ्रू करेगा. क्योंकि मालूम है, इफ सपोज एनईएफटी तभी होता है जब आपका अमाउंट 1 लाख के ऊपर होता है. 10,000 15 20,000 के लिए एनईएफटी नहीं होता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, आरटीजीएस करना पड़ेगा. और आरटीजीएस और एनईएफटी में एक डिफरेंस है. मुंबई में अगर मुझे फंड ट्रांसफर करना है तो आई डू द एनईएफटी, और मुंबई के बाहर अगर किसी पार्टी को दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर में फंड ट्रांसफर करना है तो आई डू आरटीजीएस. If my amount is more than 1 lakh rupees and I want to transfer the immediately मुझे कलकत्ता से फोन आया पार्टी का अभी का अभी पैसा भेजो, मैं इमीडिएटली मुझे पैसा, अरे अभी का अभी कैसे भेजेगा, मैं चेक डालेगा 3 दिन के बाद क्लियर होगा, उसके बाद मिलेगा ना. रे अरे तो जाना बैंक में एनईएफटी करना. समझ में आया? एनईएफटी विल बी इमीडिएट फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. However, ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? बैंक. So what is the difference between RTGS and NEFT? RTGS and NEFT both services are remain same. दोनों के अंदर फंड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, वन पर्सन टू अनदर पर्सन. बट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, एक लोकल होता है, एक ब्रॉडबैंडेड होता है. मतलब एक नेशनल होता है और एक लोकल होता है. मतलब विद इन मुंबई विद इन स्टेट मुझे करना है तो एनईएफटी, विद इन महाराष्ट्र बाहर जाना है तो आई हैव टू डू द आरटीजीएस. दिस द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. नेट बैंकिंग, हाँ नेट बैंकिंग तो मालूम है. अकाउंट जब ओपन करोगे तो बैंक आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड देगी और आपको यूजर आईडी देगी. तो अगर आपको किसी को से नेट बैंकिंग सिमिलर लाइक नेट बैंक आरटीजीएस एंड एनईएफटी, एनईएफटी कौन करेगा? कौन करेगा? कौन एनईएफटी कौन करेगा? ओके, बिजनेस कहाँ जाके करेगा? बैंक में जाके मैं एप्लीकेशन देगा, उसके बाद बैंक वाले करेंगे. हायर बट मुझे बैंक में जाना ही नहीं है, तो फिर व्हाट इज द ऑप्शन? इमीडिएटली आई वांट टू ट्रांसफर द फंड टू द अदर पर्सन. तो भाई तू एक काम करना, यूजर आईडी और पासवर्ड ले ले, नेट बैंकिंग घर पे बैठ के ट्रांसफर कर, लैपटॉप पे बैठ के. तो दैट्स नेट बैंकिंग. मतलब I don't want to visit to the bank for doing the NEFT. I'm very busy. I don't have that much of time to visit to the bank and all. So do one thing, sir. आप NEFT का यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करो. By sitting at home, you can make the transfer the fund from one person to another all over India, all over the world. इसको बोलते हैं नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना फंड ट्रांसफर इमीडिएट कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. फ्रैक्शन मतलब समझो, सेकंड्स में हो जाता है पहला पैसा ट्रांसफर नेट बैंकिंग के थ्रू. और लास्ट में देखो आईएमपीएस लिखा है ना. ये आपका आईएमपीएस मतलब ये आपका जीपे फोन पे है, जहाँ पे हम लोग ये सारे फंड ट्रांसफर ही है. यहाँ से जीपे एज यूजुअल स्मॉल अमाउंट आल्सो वी कैन ट्रांसफर इमीडिएटली, राइट. तो आईएमपीएस से क्या होता है? पैसा ट्रांसफर होता है. नेट बैंकिंग से भी क्या होता है? पैसा ट्रांसफर होता है. और नेट बैंकिंग को करते हैं हम लोग. वी आर दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक बट वी आर यूजिंग माई सेल्फ, राइट. मैं खुद करता हूँ. एनईएफटी और आरटीजीएस सर्विस कौन करता है? बैंक. आई हैव टू प्रोवाइड द एप्लीकेशन टू द बैंक, मुझे फॉर्म देना पड़ेगा, देन बैंक वाले विल डू द नेट बैंकिंग. मतलब आरटीजीएस एंड एनईएफटी तीनों में, चारों में यही है. आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और आपका नेट बैंकिंग, इसमें सब में फंड ट्रांसफर ही होता है. लेकिन थोड़ा 19-20 डिफरेंस क्या है? एनईएफटी कैसे होता है? लोकल एरिया में. आरटीजीएस ऑल ओवर इंडिया में. नेट बैंकिंग बैंक नहीं करती है, वो तो यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने जनरेट किया. बाय सिटिंग एट होम आई कैन मेक द पेमेंट. और आईएमपीएस स्मॉल फ्रैक्शन अमाउंट, मतलब कोई भी स्मॉल अमाउंट कैन बी इमीडिएटली ट्रांसफर टू द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे आपका जीपे और फोन पे. बट ऑल दिस फंक्शन आर बिलोंग्स टू द फंड ट्रांसफर ओनली. खत्म हो गया. आपका वही बैंकिंग का क्वेश्चन बाकी है ना. किसका बुक है? जो पहले बिजनेस का